आज हम दो से अधिक माध्यमों के बीच अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर तीन माध्यम लिए गए हैं। पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम और बाहर फिर पहला माध्यम। जब प्रकाश की कोई किरण पहले माध्यम पर टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1 है। अब दूसरे माध्यम में जो आपतन कोण है वो R1 होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण जो है R1 है। अब यहाँ से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने मार्ग से फिर विचलित होती है। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण R2 है और यहाँ पर अगले अपवर्तन के लिए आपतन कोण R2 होगा। और यहाँ से जब पहले माध्यम में किरण जाएगी तो फिर पुनः जो अपवर्तन कोण है वो I1 होगा। तो इस तरीके से अब हम सबसे पहले निकालेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन I1 बट्टे R1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन R1 बट्टे साइन R2, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन R2 अपॉन साइन I1। अब इन तीनों अपवर्तनांकों को एक दूसरे से गुणा करने पर हम यहाँ पे देखते हैं कि 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 का मान 1 आता है। अब यहाँ पर 2n3 बराबर 1/1n2 गुणा 3n1। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्युत्क्रम नियम के अनुसार 3n1 इक्वल टू 1/1n3, इसलिए 2n3 इक्वल टू 1/1n2 गुणा 1/1n3। अब ये 1n3 ऊपर आ जाएगा तो आपका 1n3 बट्टे 1n2 हो जाएगा। अब यदि पहले माध्यम को हम वायु लें, दूसरे को जल तथा तीसरे को कांच अगर लिया जाए तो हमारा हो जाएगा जल के सापेक्ष WnG का मतलब है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बट्टे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यह सूत्र हमारा आगे काम आएगा। अब अगला टॉपिक है गोली पृष्ठों में अपवर्तन। ये जो गोली पृष्ठ हैं यह एक पारदर्शी गोले के हिस्सों का यदि काटा जाए तो जो हिस्से निकलते हैं उन्हें गोली पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर हम गोली पृष्ठ के लिए एक अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे चित्र में आप देखेंगे एक ये गोली पृष्ठ लिया गया है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। पोस्ट में सघन माध्यम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कांच या कोई भी और पारदर्शी सघन माध्यम हो सकता है। और यहाँ पे जो वायु है या उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, ये विरल माध्यम दिया गया है। ये या तो वायु हो सकता है या n2 के मुकाबले विरल माध्यम हो सकता है। यहाँ पर ये जो गोली पृष्ठ है उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु कोई वस्तु O है, तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो जब गोली पृष्ठ पर टकराकर उसके अंदर प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से
विचलित हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किरण जो सीधी जा रही थी यहाँ से थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है। और अभिलंब कहाँ से होकर आ रहा? अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन है वो अभिलंब है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण गई और यहाँ से इधर मुड़ी और पीछे बढ़ाने पे कहाँ से आती प्रतीत हुई? आई बिंदु से। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे मिल रहा है? आई पर बन रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, एक तो आपतन कोण देखेंगे। आपतन कोण कहाँ पे है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो I है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R है। अब ये कोण जो है ये R है, क्योंकि ये इसके बराबर है। ये दोनों, ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब यहाँ पे एक त्रिभुज की हम रचना करते हैं, तो उसमें यहाँ पर एंगल लेते हैं। ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, ये गामा कोण है, और ये ए बिंदु की ऊंचाई h। अब यहाँ पे स्नेल के नियमानुसार साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू 1 and 2, चूँकि 1 and 2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये एक नया सूत्र है जिसमें अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो वह दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होगा। अब यहाँ पे साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। यदि I तथा R के मान बहुत छोटे हों तो साइन I की जगह I और साइन R की जगह R दिया जा सकता है। तो इसलिए I अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इन दोनों से एक समीकरण बनी N1I इक्वल टू N2R। अब चित्र में जो त्रिभुज OAC में हम देखेंगे कि अंतः जो कोण होते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। अतः I प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। अब यहाँ पे इसे हम आपतन कोण का मान निकालेंगे, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये समीकरण नंबर 2 आपके पास आएगी। अब चित्र में बने त्रिभुज में ही हम यहाँ पे tan अल्फ़ा का मान निकालेंगे। tan अल्फ़ा इक्वल टू AM अपॉन OM, tan बीटा बराबर AM बट्टे IM, tan गामा इक्वल टू AM बट्टे CM। अब यहाँ पे एक नियम हम लगाएंगे, यदि अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान बहुत छोटा हो, यानी ये छोटे छोटे कोण हों, तो हम यहाँ पे tan अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, tan बीटा की जगह बीटा और tan गामा की जगह गामा ले सकते हैं। इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू AM अपॉन, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है, तो जब अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटे होंगे तो जो M बिंदु है वो M टेंस टू P, यानी M बिंदु P के काफ़ी नज़दीक होगा। इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू AM अपॉन OP, बीटा इक्वल टू AM अपॉन IP और गामा इक्वल टू AM अपॉन CP। अब यहाँ पे चिन्ह सहित यहाँ पे इन्हीं राशियों के मान रखे जाएंगे। अल्फ़ा इक्वल टू H अपॉन माइनस U, बीटा इक्वल टू H अपॉन माइनस B और गामा इक्वल टू H अपॉन माइनस R। यह मान समीकरण नंबर 4 में जब रखे जाएंगे, समीकरण नंबर 4 में रखा तो यहाँ पे इस तरीके से ये मान आ गए। चिन्हों को ऊपर ले लिया। अब दोनों ओर चिन्ह बदलने पर, अब दोनों ओर अगर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे। तो चिन्ह बदलने पे ये समीकरण आपकी ऐसी बन रही है। H हमने यहाँ पे बाहर ले लिया दोनों ओर, तो H कट गए। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बट्टे R। ये समीकरण नंबर 5 आई।
अब इसी समीकरण को यदि हमें अगर आगे पूछा गया है तो आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 5 में दोनों ओर n1 से भाग करने पर, तो यहाँ पे हमने इस रूप में लिखेंगे n2 अपॉन n1 बट्टे v, n1 अपॉन n1 बट्टे u बराबर n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 बट्टे r। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 बट्टे v माइनस 1 अपॉन u, n2 अपॉन n1 माइनस 1 बट्टे r। अब ये सूत्र हम देखेंगे कि 1 n2 का जो मान होता है n2 अपॉन n1 होता है, अतः n2 अपॉन n1 की जगह हम 1 n2 लिखेंगे। यहाँ पे हमने 1 n2 लिख दिया, 1 n2 बट्टे v माइनस 1 अपॉन u, 1 n2 माइनस 1 बट्टे r। ये समीकरण नंबर 6 आई। अब इसमें आगे और चलेंगे। यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु हो तो 1 n2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 n2, और या इसको हम सामान्य रूप में 1 n2 को n भी लिख सकते हैं, यानी सघन माध्यम का ये निरपेक्ष अपर्तनांक है। अब यहाँ पे इसलिए n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n माइनस 1 अपॉन r, समीकरण नंबर 7 हो गई। तो यह सूत्र गोलीय पृष्ठों में अपवर्तन के लिए सामान्य सूत्र है।